बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये थोड़े से हाई लेवल का है, तो इस वजह से एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए। 98 या 97 टू 98% स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहे हैं, चाहे वो एफएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएस के हो, चाहे वो मास्टर के हो, 97 टू 98% स्टूडेंट वो जो आज इसमें जो सीखेंगे ये उनके लिए एक नया कुछ होगा। ये इसलिए नहीं बता रहा, बल्कि ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत गौर से सुने। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट और न्यू पॉइंट आपको मिलेंगे। बेटा, अगर आप लोगों ने सुना हो कि हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो आपने देखा हुआ होगा कि हमारे पास अगर आप एक जनरल क्रोमोसोम ले ले तो उसमें आप लोग के पास सेंट्रल रीजन में होता है सेंट्रोमेयर। आपको पता है इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। लेकिन थोड़े से क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं, कुछ क्रोमोसोम जिनमें आप लोगों के पास वैसे हाई लेवल पे जाकर क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर दो किस्म के होते हैं। एक पॉइंट सेंट्रोमेयर होता है, एक रीजनल सेंट्रोमेयर होता है। तो ये देखिए, ये तो आपके पास जनरल क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर सेंट्रल रीजन में होता है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम पर ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उनमें देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल रीजन में एक जनरल एक सेंट्रोमेयर होता है। इसे पॉइंट सेंट्रोमेयर कहते हैं, इसे भी और इसे भी पॉइंट सेंट्रोमेयर। लेकिन कुछ क्रोमोसोम, और इसे आपको पता है कि इसे सेंट्रोमेयर भी कहते हैं और इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमेयर को छोड़कर एक दूसरा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, एक दूसरी जगह पर इस तरह का स्ट्रक्चर सेंट्रोमेयर की तरह। तो उसे आप लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, उसे आप रीजनल सेंट्रोमेयर भी कह सकते हैं। इसे आप पॉइंट सेंट्रोमेयर कहेंगे, पॉइंट सेंट्रोमेयर। और इसे आप रीजनल सेंट्रोमेयर भी कह सकते हैं, इसे आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, इसे आप न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं। शाबाश, ये पॉइंट सेंट्रोमेयर हो गया। और इसे आप लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो आप लोग के पास हो गया, इसे रीजनल सेंट्रोमेयर भी कह सकते हैं, इसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, और इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं। बाकी चीजों में जाने से पहले एक बहुत ही कीमती और जरूरी बात आपको बता दूं। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, ये ह्यूमन के अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम में नहीं होता, बल्कि फ्यू क्रोमोसोम में होता है। दिस रीजनल सेंट्रोमेयर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फाउंड ओनली, ये ह्यूमन फाउंड ओनली, ये बहुत न्यू बात है आप लोग की। ओनली एन कौन कौन से क्रोमोसोम, कौन कौन से ह्यूमन के कौन कौन से क्रोमोसोम में पाया जाएगा? क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14, क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 21 और क्रोमोसोम नंबर 22। ये ह्यूमन के इन क्रोमोसोम नंबर में पाया जाएगा। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, नंबरिंग आपने मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पहले क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 इस तरह पेयर को क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। तो ह्यूमन के इन क्रोमोसोम इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आप लोगों के पास क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। और याद रखिए, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मस्ट बी फाउंड ऑन कौन से क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम के 4 टाइप्स आपने सुने होंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलुसेंट्रिक। तो अगर में एमसीक्यूज आ जाए या हाई लेवल पे एमसीक्यूज आ जाए, लेक्चरशिप के जो टेस्ट होते हैं हाई लेवल के, उनमें अक्सर ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कौन से क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, तो इन क्रोमोसोमों में। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिस क्रोमोसोम में होगा, ये कौन सा क्रोमोसोम होगा? शेप के लिहाज से जिस क्रोमोसोम, ये सारे क्रोमोसोम जो है ये शेप के लिहाज से ये सारे क्रोमोसोम ये आप लोग के पास एक्रोसेंट्रिक होंगे। क्या होंगे? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक को समझने से पहले मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम 4 शेप आपको क्रोमोसोम के बता दूं। आपको देख, क्रोमोसोम या तो मेटासेंट्रिक होता है या होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आपको पता है जिसके बिल्कुल सेंटर में ही आप लोग के पास सेंट्रोमेयर हो, जिसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में हो, जिसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में हो और इसके दोनों आर्मों का साइज इक्वल हो, दैट इज मेटासेंट्रिक। और आप लोग के पास
कौन कौन से क्रोमोसोम ह्यूमन के जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो ह्यूमन में अगर आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 19 और क्रोमोसोम नंबर 20 ह्यूमन के ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक। दे हैव बोथ इक्वल आर्म्स, ठीक है, और इनका सेंट्रोमेयर सेंटर में होता है। दूसरा आप लोग के पास है सब मेटासेंट्रिक। तो इसमें इनका जो सेंट्रोमेयर होता है वो थोड़ा सा साइड पे, तो उसके जो दो आर्म होते हैं वो अनइक्वल साइज होते हैं, एक थोड़ा सा लार्ज होता है और दूसरा थोड़ा सा स्मॉल। तो इसका सेंट्रोमेयर थोड़ा सा साइड पे होता है, और इस क्रोमोसोम में ये जो लार्ज आर्म होता है इसे क्यू आर्म कहते हैं, और जो स्मॉल आर्म होता है इसे पी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाई लेवल पे क्रोमोसोम में। जब आप जीन लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि जीन कौन से क्रोमोसोम पे है, जी क्रोमोसोम नंबर फला पे है, क्रोमोसोम नंबर फला के कौन से आर्म पे है जी, तो वहां पर ये नहीं बताते कि लॉन्ग आर्म पे है या शॉर्ट आर्म पे है, वहां पर ये बताते हैं कि पी आर्म पे है, मतलब पी पे है या क्यू पे है। तो शॉर्ट आर्म को पी कहते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू कहते हैं। तो मेटासेंट्रिक में आप लोग के पास ये बात हो गई, ठीक है। अक्सर बताया जाता है कि ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 3 ये मेटासेंट्रिक है, ठीक है। अब आप लोग के पास सब मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, ये जो अभी मैंने बात की एक्रोसेंट्रिक, यही पर मैं बता देता हूं। एक्रोसेंट्रिक कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक्रोसेंट्रिक उस क्रोमोसोम को कहते हैं जिसका, ये देखिए इसमें आर्म अनइक्वल थे, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सब मेटासेंट्रिक में एक बहुत लॉन्ग होता है और एक बहुत शॉर्ट होता है, मतलब एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है और दूसरा बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, इसमें अनइक्वल बात है। और इसमें एक बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है और दूसरा बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, तो उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जितने भी क्रोमोसोम है जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है वो सारे के सारे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। और ह्यूमन में वो कौन कौन से है? 13, 14, 15, 21, 22, तो 3 टाइप्स हो गए। और लास्ट का जो क्रोमोसोम है आप लोग के पास वो है टीलू सेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक कौन सा है? वो जिसका सेंट्रोमेयर इसके टर्मिनल पे हो, ये एक आर्म है जिसका दूसरा आर्म हो ही ना, बल्कि सिंगल आर्म से जो क्रोमोसोम बना हो और उसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल पे हो, इसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अगर लेक्चरशिप के टेस्ट में सपोज पूछा जाए तो कि अब या हाई लेवल के टेस्ट में पूछा जाए, एफएससी के बच्चों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि टीलोसेंट ह्यूमन में कौन सा क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक है, तो ह्यूमन में कोई टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि इसका एग्जांपल आपको हाउस माउस में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ शेप हो गए। अब बताना ये चाहता था कि क्रोमोसोम में जनरली तो सिर्फ सेकेंड आप लोग के पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे सेंट्रोमेयर भी कहते हैं, रीजनल सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। और कुछ क्रोमोसोम यानी इन क्रोमोसोम में आप लोग के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। अब जिसे रीजनल इसे पॉइंट सेंट्रोमेयर, इसे रीजनल सेंट्रोमेयर, और आप लोग के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस रीजन, दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गिव राइज टू न्यूक्लियोलस, इससे जाकर बनता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कौन से फेज में? इंटरफेज में, अकॉर्डिंग टू यूर बुक। जाकर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गिव राइज टू न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। न्यूक्लियोलस क्या है और इसमें क्या होता है? तो याद रखिए, ये मैंने बना लिया एक सेल का न्यूक्लियस। क्या बना लिया? न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस में एक डार्क बॉडी होती है विदाउट मेम्ब्रेन। लार्ज साइज इसलिए बना रहा हूं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। सो न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में अगर आप देखें तो उसमें डार्क बॉडी होती है विदाउट मेम्ब्रेन, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट्स होते हैं, ये स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं है लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक आउटर रीजन होता है, उस आउटर रीजन में कुछ प्रोटीन होते हैं, और वो प्रोटीन क्या होते हैं? तो गौर से मेरी बात सुने। न्यूक्लियोलस का असल फंक्शन क्या है? इसमें बनते हैं राइबोसोम। तो इसमें क्या होती है? राइबोसोम
सिंथेसिस। और आपको पता है कि राइबोसोम दो चीजों से बना है, तकरीबन 50% प्रोटीन से, जिन्हें राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं, और 50% आरएनए से। तो 50% आरएनए तो है, लेकिन कौन सा आरएनए? हाँ, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए। तो नाम ही काफी है, आर राइबोसोम है, तो इसमें कौन सा आरएनए होगा? आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब जब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बनता है, तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल प्रोटीन कहां पर होते हैं और राइबोसोमल आरएनए कहां पर होता है? तो ये जो मैंने आउटर रीजन बना लिया ना आप लोग के सामने, तो यहां पर क्या होते हैं? इस पहले तो इस आउटर रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस, ये जो मैंने आपके सामने बना लिया, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो बाउंड्री में बना रहा हूं, ये जस्ट समझाने के लिए। ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के इस आउटर रीजन को कहते हैं आउटर ग्रेनुलर रीजन। क्या कहते हैं? आउटर ग्रेनुलर रीजन। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन, और प्रोटीन जस्ट लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं और आउटर रीजन में होते हैं, इस वजह से इसको आउटर ग्रेनुलर रीजन। और ये जो इनर रीजन है न्यूक्लियोलस का, इसे कहते हैं इनर फिब्रिलर रीजन, इनर फिब्रिलर रीजन, इनर फिब्रिलर रीजन। क्योंकि इसमें इनर रीजन है और इसमें फाइबर होते हैं। क्या फाइबर? इसमें आर आरएनए होता है और इसमें आर डीएनए होता है। क्या होता है? इसमें आर आरएनए और आर डीएनए होता है। तो सपोज ये मैंने बना लिया आर डीएनए। क्या बना लिया? आर डीएनए। और डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो आरएनए बनता है, लेकिन यहां राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, मैसेंजर आरएनए नहीं। सर आर आरएनए तो हम समझ गए, राइबोसोमल आरएनए, लेकिन आर डीएनए का मतलब क्या है? आर डीएनए मीन रिकम्बिनेंट डीएनए? नो, आर डीएनए का मतलब है राइबोसोमल डीएनए। राइबोसोमल डीएनए इस वजह से इसे कहते हैं कि इससे राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो इनर रीजन में डीएनए और आरएनए फाइबर लाइक होते हैं, तो इस वजह से इनर रीजन को इनर फिब्रिलर रीजन, आउटर रीजन को आउटर ग्रेनुलर रीजन। एक सवाल उठेगा कि राइबोसोम ये न्यूक्लियोलस तो यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होता है और इसमें राइबोसोम बनता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस नहीं है। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें तो न्यूक्लियोलस नहीं होगा, तो फिर उसमें राइबोसोम सिंथेसिस कहां पर होगी? ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत नाइस क्वेश्चन है। तो याद रखिए एक बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात। क्लास, इसकी मैं एक मिसाल से आपको समझा दूं। अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं इनको एक रूम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं उन्हें रूम में लेक्चर दे रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, क्या मैं इन स्टूडेंट को रूम के बजाय किसी पार्क में लेक्चर दे सकता हूं? यस, बिल्कुल दे सकता हूं। किसी खेत में बैठ के इसे लेक्चर दे सकता हूं? यस, बिल्कुल दे सकता हूं। सड़क पे बैठ के भी लेक्चर दे सकता हूं, मतलब वो समझ जाएंगे, अगर चाहे वो रीजन नहीं है तो। इस तरह जब जरूरत हो तो सड़क पे बैठ के भी लेक्चर दिया जा सकता है, खेत में बैठ के भी लेक्चर दिया जा सकता है। इस तरह जब प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, उनके साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलकर राइबोसोम बना लेते हैं, वहां पर न्यूक्लियोलस की जरूरत नहीं है। यहां पर भी न्यूक्लियोलस तो जस्ट एक रीजन है, न्यूक्लियोलस कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेल तो नहीं है, बस ये जस्ट एक रीजन है, वो रीजन जहां पर राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलकर राइबोसोम बनाए, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर की बात तो हो गई, इससे न्यूक्लियोलस बनता है और न्यूक्लियोलस में राइबोसोम सिंथेसिस होती है और राइबोसोम में फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा समझिए, ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये उसका सेंट्रोमियर, और ये आप लोग के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आप लोग को बाल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहां पर मैंने बना लिया, ठीक है। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को तो सपोज आपने न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर कह दिया, लेकिन इसके ऊपर ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? ये बहुत हाई लेवल का पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप यहां पर समझेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए एनालिसिस, डीएनए फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट, ये तीनों एक ही चीज है, यहां से समझेंगे, ठीक है। वहां पर उन्होंने बुक ने से एक्सप्लेन नहीं किया।
इसे कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। आपको सर सैटेलाइट तो फिजिक्स में होते हैं, यस, बायोलॉजी में भी सैटेलाइट बहुत हाई लेवल का पॉइंट है। बहुत कम स्टूडेंट को सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होती है। स्टूडेंट को आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी स्टूडेंट देखे, चाहे वो बीएस के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उनको सिर्फ ये पता होता है कि जी सैटेलाइट तो हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। और जी सैटेलाइट में क्या है, वो सिर्फ इतना बता देते हैं कि जी सैटेलाइट में हमारे बुक में लिखा है कि जी जंक डीएनए है, बस, कुछ और कोई पता नहीं। तो आज मुझसे सीखे ये सैटेलाइट क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि सैटेलाइट या आप लोग के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये बाल लाइक स्नोब लाइक स्ट्रक्चर सैटेलाइट है, ये सिर्फ इन्हीं क्रोमोसोम में पाए जाएंगे और ये क्रोमोसोम मस्ट भी एक्रोसेंट्रिक होंगे। असल में सैटेलाइट जो होता है ये बना होता है स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए से। उस डीएनए को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए होता है। सैटेलाइट में सैटेलाइट डीएनए होता है और ये जो डीएनए होता है इस डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं वीएनटीआर। What is VNTR? VNTR mean variable number of tandem repeats. Variable number of tandem repeats. अच्छा जी, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं? तो इसको समझने से पहले आप लोग आज दो बातें समझे। पहले टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं और दूसरा नॉन टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं। तो टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं और नॉन टेंडम रिपीट्स, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस जगह को मिटाऊंगा। टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं और नॉन टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं, तो मेरी बात गौर से सुने। कंसेक्यूटिव रिपीटिशन को कहते हैं टेंडम रिपीट्स। मिसाल के तौर पर AUG 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 कंसेक्यूटिव रिपीटिशन हो रही यानी AUG AUG AUG, इसे कहते हैं टेंडम रिपीट्स। क्या? टेंडम रिपीट्स। और नॉन टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं? AU रिपीट हो रहा है, फिर दरमियान में CCA, फिर AU रिपीट हुआ, फिर CGA, फिर AU रिपीट हुआ, फिर CAC। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें AU रिपीट हो रहा है लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है इस तरह, ठीक है, बल्कि दरमियान में कुछ और भी सीक्वेंस है। नॉन कंसेक्यूटिव रिपीटिशन इज कॉल्ड नॉन टेंडम रिपीट्स। ठीक है, तो आज आप दो बातें समझ गए, टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं, नॉन टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए में जो होते हैं उसमें वीएनटीआर होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या मतलब वेरिएबल नंबर? उनमें डिफरेंट टेंडम रिपीट्स उनमें होते हैं लेकिन वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है, तो अब सबसे कीमती बात आपको बता दूं, सैटेलाइट में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब भी हम दो सेम स्पीशीज मतलब अगर आप देखें तो सेम स्पीशीज के दरमियान आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉरेंसिक मेडिसिन में ज्यादा यूज होते हैं। एक क्रिमिनल आपने पकड़ लिया और दूसरे शख्स का, दो शख्स के डीएनए आपको मिल गए, उनमें यह पता लगाना कि ये दोनों डीएनए सेम है या डिफरेंट है, तो किससे पता लगाया जाता है? दो ह्यूमन के डीएनए, टू ह्यूमन है, उनके डीएनए में कुछ डिफरेंसेस तो होगी। आज तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी ह्यूमन है उन सब के डीएनए में जस्ट 1% डिफरेंसेस होती है, बाकी डीएनए सेम होता है। 99% हम सबका डीएनए सेम होता है, आप सब मेरा हम सबका डीएनए सिर्फ 1% डिफरेंट होता है। वो 1% डिफरेंशिएशन कहां पर होती है? असल में वो इस सैटेलाइट रीजन में होती है। 1% डिफरेंशिएशन वो सैटेलाइट डीएनए में होता है। वो 1% आप में और मुझ में डिफरेंट है सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के, इस वजह से उसे वेरिएबल कहते हैं। अब बात को समझे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स किसे कहते हैं? तो डीएनए एनालिसिस, डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए टेस्ट में क्या होता है, वो पूरे क्रोमोसोम का डीएनए आपका आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि आपका सैटेलाइट उठा लेते हैं, उनमें से सैटेलाइट डीएनए उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। दूसरा जो शख्स होता है उसका डीएनए उठाकर उसके सैटेलाइट डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं और आपस में उसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर डिफरेंट हो तो पता चल जाता है कि ये दोनों डीएनए डिफरेंट मतलब लोगों के हैं। ठीक है, अब जी इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्यों कहते हैं? तो याद रखिए, सपोज ये अली है और सपोज ये आप लोग के पास अहमद है, ठीक है, दो लोग हैं, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? पहले तो आप लोग के पास अगर अहमद में सपोज आप लोग के पास सैटेलाइट डीएनए में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा उसमें एजीजी है, एजीजी बार बार रिपीट हो रहा है,
तो अहमद में मस्ट कोई और होगा, सपोज AGA होगा या AGC होगा, जरूरी नहीं है कि 3 न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 1 न्यूक्लियोटाइड भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बुनियाद पे उसे माइक्रो सैटेलाइट, मेगा सैटेलाइट कहते हैं, मिनी सैटेलाइट, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जाता। तो अगर सपोज इसमें AGG रिपीट होगा तो इसमें AGA रिपीट होगा, ये मस्ट डिफरेंट होगा। लेकिन एक हाई लेवल की बहुत यूनिक बात आपको बता दूं, क्या ये पॉसिबल है कि अगर अली में रिपीट हो रहा है AGG और यही रिपीटिशन, यही सीक्वेंस अहमद में भी रिपीट हो? मेरा क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों से है, फिजिक्स के स्टूडेंट से नहीं, जो लेक्चरशिप्स का टेस्ट देंगे और जो BS और मास्टर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे सिर्फ बताइए क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। लेकिन सर अभी आपने बताया कि सब में DNA सीक्वेंस, ये सीक्वेंस सारे दुनिया के लोगों में डिफरेंट होगा सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के, ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, फिर भी इनमें ये सीक्वेंस सेम हो सकता है। यस, सीक्वेंस सेम हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटिशन पर डिफरेंट होंगे। अगर इसमें ये 2 मर्तबा रिपीट हुआ है तो उसमें मस्ट 3 मर्तबा, 3 मर्तबा या 4 मर्तबा रिपीट होगा। बात की समझ आ गई? इस वजह से या तो अक्सर जो डिफरेंस होगा आप लोग के पास, डिफरेंस आप लोग के पास सीक्वेंस डिफरेंट होगा। अगर इसमें AGG, इसमें AG इस तरह सपोज होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें AGG हो, उसमें भी AGG, लेकिन फिर नंबर ऑफ रिपीट्स डिफरेंट होंगे। अगर इसमें 2 मर्तबा रिपीट हुआ है तो इसमें 3 मर्तबा रिपीट या 4 मर्तबा होगा। इस वजह से इन दोनों में ये रिपीटिशन वेरिएबल है या नहीं है, डिफरेंट है या नहीं, तो इस वजह से इसको कहा गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो आज आपको पता चल गया कि क्रोमोसोम में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, और सैटेलाइट में सैटेलाइट DNA होता है, एंड द सैटेलाइट DNA आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन एंड यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज। या आप लोग के सेम स्पीशीज, मेंबर ऑफ 2, आप लोग के पास सेम स्पीशीज के 2 डिफरेंट मेंबर्स, उनकी डिफरेंशिएशन के लिए सैटेलाइट DNA यूज किया जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट में सैटेलाइट DNA होते हैं, सैटेलाइट DNA में VNTR होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये सारे ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट होंगे, और यही वो रीजन है जो सारे हम कहते हैं, हम और आप कहते हैं ह्यूमन बीइंग में ओनली 1% डिफरेंट DNA होता है। जो डिफरेंस हमें और आप में होती है जस्ट 1% होती है, तो 1% क्या होता है? वो सैटेलाइट DNA। तो आज के इंशाल्लाह इतना काफी, बाकी इस पे इंशाल्लाह हम MCQs पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।